तो कभी सोचा है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट्स लाखों करोड़ों केमिकल कंपाउंड्स के बारे में एक दूसरे से बात कैसे करते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के? इसका राज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में है, और वो लैंग्वेज है IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये वो सिस्टम है जो केमिस्ट्री की दुनिया में हर तरह के कंफ्यूजन को खत्म कर देता है, और आज हम सब मिलके इसी भाषा को सीखने वाले हैं। इस सफर में हमारे 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये जरूरी क्यों है, फिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, फिर नाम बनाने के रूल सीखेंगे, और फिर सबको जोड़कर फाइनल नाम बनाना देखेंगे। और हाँ, आखिर में थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये IUPAC इतना मैटर क्यों करता है? जरा सोचिए, दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे साइंटिस्ट्स लाखों केमिकल्स पर काम करते हैं और सब एक ही नाम से उसे पहचानते हैं। ये कैसे हो पाता है? इसका जवाब है IUPAC। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, IUPAC को केमिस्ट्री की भाषा कहा जाता है। और अगर नीट और JEE जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो ये एक ऐसी भाषा है जिस पर कमांड होना मतलब सक्सेस की गारंटी। इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे 1919 में जाना होगा। उस जमाने में केमिस्ट्री में नामों को लेकर बड़ा केओस था, मतलब भयंकर कंफ्यूजन। इसीलिए ज्यूरिक्स में IUPAC बनाया गया। मकसद सिर्फ एक था, हर केमिकल का एक और सिर्फ एक स्टैंडर्ड नाम हो, ताकि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स एक ही जबान में बात कर सकें। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भाषा बनती कैसे है। सेक्शन 2, इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले उसकी ABCs और ग्रामर समझनी पड़ती है ना? बस यहाँ भी वही करना है। हमें एक केमिकल नाम के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना है। किसी भी IUPAC नाम के ये 4 मेन खिलाड़ी होते हैं। जरा ध्यान से देखिए, जो नीले रंग में हाइलाइटेड है वो है पेरेंट चेन, यानी कार्बन की सबसे लंबी लाइन। हरे रंग में है सब्स्टिट्यूएंट, जो मेन चेन से जुड़ी हुई एक ब्रांच है। लाल रंग में जो दिख रहा है वो है फंक्शनल ग्रुप, जो उस मॉलिक्यूल की पूरी पहचान, उसकी प्रॉपर्टीज तय करता है। और आखिर में ये जो नंबर्स हैं, इन्हें लोकेंड्स कहते हैं। ये बस एड्रेस बताते हैं कि कौन सा ग्रुप किस कार्बन पर जुड़ा है। पेरेंट चेन का जो नाम है, जिसे हम वर्ड रूट भी कहते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि चेन में कितने कार्बन हैं। इसे तो याद करना ही पड़ेगा। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, और ये गिनती 10 कार्बन यानी डेक तक जाती है। समझ लीजिए, ये नाम की नींव है। अच्छा, तो अब जब बेसिक्स क्लियर हैं तो आते हैं सेक्शन 3 पर, नाम रखने के कोर रूल्स। यहीं पर इस पूरे सिस्टम का असली जादू, असली लॉजिक छिपा है कि कैसे इन नामों को स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। नाम रखने की शुरुआत इन 2 गोल्डन रूल से होती है। रूल नंबर 1, हमेशा कार्बन की सबसे लंबी कंटिन्यूअस चेन ही चुननी है। जैसे यहाँ देखिए, 7 कार्बन वाली चेन सही है, 5 वाली नहीं। रूल नंबर 2, अब चेन की नंबरिंग किस तरफ से शुरू करें? भाई, नंबरिंग उस तरफ से शुरू करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिले। इसी को कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। एक बार नंबरिंग हो गई तो अब इन ब्रांचेस यानी सब्स्टिट्यूएंट्स को संभालने के लिए 3 और नियम हैं। रूल 3, पहले तो उन्हें पहचानो, जैसे कि ये फ्लोरो है, क्लोरो है या मीथाइल है। रूल 4, नाम में लिखते वक्त उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, मतलब ब्रोमो का B हमेशा मीथाइल के M से पहले आएगा। और रूल 5, अगर एक ही जैसे ग्रुप एक से ज्यादा हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे प्रीफिक्स इस्तेमाल करने हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है, सारे फंक्शनल ग्रुप्स बराबर नहीं होते। इस पिरामिड को देखिए जरा, ये है इनकी प्रायोरिटी का ऑर्डर। जो ग्रुप इस लिस्ट में सबसे ऊपर होगा वही मॉलिक्यूल का सरनेम या सफिक्स तय करेगा। और इस सल्तनत का बादशाह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हमारे पास सारे नियम भी हैं और नाम के सारे हिस्से भी। तो चलिए सेक्शन 4 पर चलते हैं, फाइनल नाम को असेंबल करना। अब हम वो मास्टर फॉर्मूला देखेंगे जो इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक परफेक्ट नाम बनाता है। और ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला जो सब कुछ एक साथ ले आता है। देखिए, नाम के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, जो बताता है कि कौन कौन सी ब्रांच कहाँ कहाँ लगी हैं। बीच में है वर्ड रूट, जो बताता है कि मेन चेन में कितने कार्बन है। और आखिर में आता है सफिक्स, जो मॉलिक्यूल के मेन फंक्शनल ग्रुप की पहचान कराता है। चलो इस उदाहरण को तोड़कर देखते हैं। 3 ब्रोमो
टू मिसाइल, ये हो गए प्रीफिक्स। पेंट हमारा वर्ड रूट है और एन वन ऑल हमारा सफिक्स। देखा, हर चीज अपनी सही जगह पर है। वर्ड रूट के ठीक बाद जो प्राइमरी सफिक्स लगता है वो हमें पेरेंट चेन के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बारे में बताता है। मतलब अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो एक एल्केन है और हम लगाएंगे एन। अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है और हम लगाएंगे ईन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन है जिसके लिए लगता है आइन। और सेकेंडरी सफिक्स का क्या? वो तो प्रायोरिटी वाले पिरामिड का किंग तय करता है, मतलब सबसे हाई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप। ये टेबल कुछ मेन ग्रुप्स दिखा रहा है, जैसे अल्कोहल का -OH ग्रुप बन जाता है ऑल और कार्बोक्सिलिक एसिड का -COOH ग्रुप बन जाता है ओइक एसिड। ये सिस्टम इतना कमाल का है कि ये साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे स्पेशल केसेस में भी काम करता है। लॉजिक सेम रहता है, बस थोड़े से बदलाव के साथ। जैसे रिंग वाले स्ट्रक्चर्स के लिए हम वर्ड रूट से पहले बस साइक्लो प्रीफिक्स लगा देते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, प्रैक्टिस और की टेकअवेज। अब तक जो भी सीखा है उसे अप्लाई करेंगे और उन आम गलतियों से बचेंगे जो अक्सर एग्जाम में नंबर कटवा देती हैं। इस स्लाइड को जरा गौर से देखिए। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे हमें बचना है। नंबर 1, गलत नंबरिंग। हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। नंबर 2, अल्फाबेटाइज करते वक्त डाई, ट्राई जैसे प्रीफिक्स को इग्नोर करना है। नंबर 3, नंबर्स और वर्ड्स के बीच हाइफन लगाना कभी मत भूलना। और सबसे बड़ी गलती, हमेशा सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, भले ही वो टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो। चलिए अब एक क्विक फैक्ट्स राउंड हो जाए। 10 कार्बन प्रीफिक्स, प्रायोरिटी ऑर्डर में 12 फंक्शनल ग्रुप्स, 4 मेन हैलोजेंस और IUPAC का फाउंडेशन ईयर 1919। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्जाम के दौरान फटाफट याद आनी चाहिए। चलो अब एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं साथ में, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप 1, प्रायोरिटी। यहाँ OH ग्रुप भी है और Cl भी। प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से OH ज्यादा जरूरी है, तो नाम का एंड यानी सफिक्स होगा ऑल। ठीक है। अब स्टेप 2, नंबरिंग। हम गिनती कहाँ से शुरू करें? राइट साइड से, ताकि OH को सबसे छोटा नंबर यानी 2 मिल सके। बहुत बढ़िया। स्टेप 3, प्रीफिक्स। अब देखो Cl तीसरे कार्बन पर लटका हुआ है, तो ये बन गया 3 क्लोरो। ओके। स्टेप 4, रूट वर्ड। चेन में कितने कार्बन है? 4, मतलब ब्यूट। हो गया। अब बस इन सब को मास्टर फॉर्मूला में फिट कर दो। 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल। है ना एकदम लॉजिकल पजल जैसा? तो बॉटम लाइन ये है, IUPAC सिर्फ रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, ये एक लॉजिकल सिस्टम है। अगर इसके पीछे का क्यों समझ आ गया तो किसी भी मॉलिक्यूल का नाम रखा जा सकता है। और हाँ, ये एक प्रो टिप है, नाम के स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए PSF फॉर्मूला यूज करें, यानी प्रीफिक्स, स्टेम या रूट और फंक्शन। बस प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। तो अब जब ये भाषा सीख ली है तो अगला कौन सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसका नाम रखने की कोशिश की जाएगी? संभावनाएं तो अनंत है।